हेलो दोस्तों। आज हम लोग लेके आए कॉमर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक। ये पेपर जो है जितने भी क्वेश्चंस में आ रहे हैं ये यूजीसी नेट और जितने भी कॉम्पिटिटिव कॉमर्स एग्ज़ाम है सब में आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। चाहे आईएएस का हो, चाहे पीपीएस, चाहे पीसीएस का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे और काफ़ी अच्छा आपके लिए ये क्वेश्चन बैंक रहेगा। मुझे कम से कम 8,000 क्वेश्चन डालने हैं, तो देखते हैं हम लोग कॉमर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट। पहला क्वेश्चन देखिए, फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज हेल्पिंग मीट लीगल रिक्वायरमेंट इज दिस द एप्लीकेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कर्मचारियों के कार्य निष्पादन के लिए विधिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करने निम्नलिखित में किसका अनुप्रयोग है। तो पहला है डेवलपमेंट पर्पस, ये नहीं है आपका डेवलपमेंट पर्पस, अगर आप देखें ये नहीं है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस ये भी नहीं है। तो कर्मचारियों कार्य निष्पादन आकलन के लिए विधिक आवश्यकता को पूरा करने में सहायता करना किसका अनुप्रयोग है। तो ऑर्गेनाइजेशन मेंटेनेंस पर्पस ये भी नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन पर्पस जो है ये होगा, सॉरी ये होगा आपका डॉक्यूमेंटेशन पर्पस, ये होगा, इसे कहते हैं प्रलेखन हेतु। तो प्रलेखन हेतु इसका आंसर सही है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कर्मचारियों कार्य निष्पादन आकलन के लिए विधिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करना में किसका है, डॉक्यूमेंटेशन पर्पस में लगे। डॉक्यूमेंटेशन प्रलेखन हेतु, जो चीज़ प्रलेखन हेतु होगा वही इसके लिए बहुत ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स। निम्नलिखित में किन माध्यमों से द्वारा विदेशी निवेश किया जाता है। मैं कौन कौन से माध्यम हैं जहां से विदेशी निवेश किया जाता है। तो देखिए कौन कौन से हैं। पहला है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है। फिर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश इस माध्यम से हो सकता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये भी सही है आपका। तीसरा है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ये भी सही है। और चौथा है फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स, ये भी आपका सही है। तो ये चारों आंसर आपके सही हैं, आप इसको देख सकते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट और फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स, ये सारे सही हैं। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, the central bank can significantly influence the saving, investment and consumer spending in the economy through which of the following policy। केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में किस नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में बचत, निवेश और उपभोक्ता द्वारा खर्च किए जाने वाले उल्लेखनीय रूप से प्रभावित कर सकता है। तो केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में किस नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में बचत, निवेश और उपभोक्ता द्वारा खर्च किए जाने वाले उल्लेखनीय प्रभावित कर सकता है। ये कौन सी पॉलिसी होगी, ये होगी मॉनेटरी पॉलिसी। कौन सी होगी, मॉनेटरी पॉलिसी होगी। Which one of the following is not the characteristic of capitalization। निम्न में कौन सा पूंजीवाद की विशेषता नहीं है। तो पूंजीवाद की विशेषता नहीं है, इसके हम बात करते हैं। व्यक्ति और संघ कम से कम त्याग या लागत के साथ अपने मुनाफे को अधिक से अधिक करने को के आर्थिक उद्देश्य के साथ व्यवहार करता है। तो ये पूंजीवाद की व्यवस्था होती है, ये नहीं कह रहा है अभी, तो होती की बात कर रहे हैं, ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। देश में उत्पादन के प्रमुख साधन या तो सरकार के स्वामित्व में है या उनके उपयोग सरकार द्वारा नियंत्रित, ये नहीं होगी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कहीं भी सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। ठीक है, उत्पादक, उपभोक्ता और कर्मचारी आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं क्योंकि संसाधन और अवसर सीमित हैं, ये हो सकता है, ये करेक्ट है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये हो सकती है। कीमत अदर शक्ति उत्पादन एवं उपभोग के प्रवाह के प्रधान भूमिका अदा करते हैं, ये भी है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये सब होंगे, लेकिन बी आपका आंसर नहीं होगा। तो नहीं पूछ रहे हैं इसलिए हम बी पे टिक लगाएंगे। ठीक है, बी पे टिक लगाएंगे क्योंकि सरकार द्वारा कोई भी चीज़ें नहीं आएंगी इसमें। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम अनुभव वाले उद्यम का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश का सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम कौन सा है। तो भैया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम अनुभव वाले उद्यम का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश का सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम कौन सा। एक्विजिशन नहीं होगा, स्ट्रेटजिक अलायंस नहीं होगा, ज्वाइंट वेंचर नहीं होगा, एक्सपोर्टिंग होगा। वह निर्यात करेंगे, सबसे बढ़िया निर्यात है।
चाहे कोई देश आपको एंट्री करने दे रहा हो अपनी कंपनी डालने के लिए, ना कर रहे हो, आप ये सोचेंगे कि हम जो है एक्सपोर्ट करें, जहां हमारी कंपनी इस्टेब्लिश है वहाँ पे एक्सपोर्ट करें। क्योंकि अगर कोई देश कहेगा कि एक्सपोर्ट आप नहीं करेंगे, आप हमारे देश में अपनी फैक्ट्री लगे उत्पादन कीजिए, तब तो बहुत खर्चा है। लेकिन एक्सपोर्ट करने में इतना खर्चा नहीं होता है, सबसे सरल साधन है एक्सपोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर से क्वेश्चन आइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। पीटर एफ ड्रकर noted the relationship between selling and marketing in which of the following terms? पीटर एफ ड्रकर निम्नलिखित में किसमें बिक्री और विपणन के बीच संबंधों को ध्यान दिया है? मार्केटिंग इज सब्सिडी कंपोनेंट ऑफ सेलिंग, ये नहीं होगा। नंबर बी देखिए, मार्केटिंग का उद्देश्य बिक्री को शानदार बनाना है, ये होगा। पीटर एफ ड्रकर की मान्यता ये थी, ये माना जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट देख लीजिए, बिक्री का उद्देश्य विपणन को शानदार बनाना, ये नहीं होगा। और बिक्री और विपणन अनिवार्य रूप से एक ही चीज़ है, ये नहीं होगा। ठीक है, विच वन इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग द मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, से कहते हैं एम एस एस सॉरी। विच वन इज़ नॉट रिगार्डिंग द मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, कौन सा जो है बाजार दंडीकरण योजना के संबंध में कौन सा सही नहीं है? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इन एब्जॉर्ब सरप्लस, पहला आंसर देखिए, इन एब्जॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी ऑफ एंड्यूरिंग नेचर अराइजिंग आउट ए लार्ज ऑफ द कैपिटल फ्लो, यह सतत वृहद पूंजी प्रवाह से उत्पन्न अतिरिक्त तरलता को सूचित करता है, ये आपका नहीं होगा। सॉरी, ये आपका सही है। अगर नहीं की बात करें तो नहीं में तो ये नहीं होगा, लेकिन बाजार दंडीकरण योजना संबंध में ये माना जाएगा, ये सही है। अगर पूछे बाजार दंडीकरण योजना के संबंध में कौन सा सही है, तो ये बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। ये आंतरिक तरलता को अल्पावधि सरकारी प्रतिभूति और ट्रेजरी बिलों के विक्रय द्वारा अवशोषित करता है, ये भी सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एमएसएस खाते में अतिरिक्त तरलता संचित करता है, ये भी सही है। तो गलत क्या है आपका? लास्ट वाला है, एमएसएस खाते तरलता के रूप में भारत सरकार पूंजी खर्च खाते में प्रयोग हो सकती है। तो एमएसएस अकाउंट लिक्विडिटी कैन बी यूज फॉर नॉर्मल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर, ये नहीं होगा। क्योंकि जहाँ सरकारी उसमें आते, सरकार जो है अपने बिहार में कुछ नहीं करती, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी के द्वारा कराती है, लेकिन अपने अंडर पे कुछ भी नहीं लाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इकोनॉमिक ऑफ स्केल एग्जिस्ट टू द पोटेंशियल एंड परसिस्ट, निम्नलिखित में किस स्थिति में बड़े पैमाने उत्पादन से पूर्तियाँ बच जाती है, बनी रहती है? तो कौन सी आती है भाई? व्हेन फर्म इज टू स्मॉल एंड टू स्पेशलाइज, जब फर्म बहुत छोटी अत्यधिक विशेषीकृत हो। तो ये आंसर गलत हमें लग रहा है आपका। ठीक है, व्हेन फर्म डिसीजन, नंबर 2 देखिए, व्हेन फर्म डिसीजन टू हायर इनपुट डू नॉट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द इनपुट कॉस्ट, जब अदानों को किराए पर लेने के फर्म के निर्णय के परिणाम से अदान लागत में वृद्धि नहीं होती है, ये भी नहीं होगा। जब फर्म बहुत बड़ी गतिविधि कर, तो ये भी नहीं होगा। जब किसी इकाई का उत्पादन करने का दीर्घकालीन लागत उत्पादन बढ़ने के साथ गिरने लगता है, ये सही होगा। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी। ठीक है, तो निम्नलिखित में किस स्थिति में बड़े पैमाने पर उत्पादन में पूर्तियाँ बचत आती है और बनी रहती है? जब किसी इकाई का उत्पादन करने का दीर्घकालीन लागत उत्पादन बढ़ने के साथ गिरने लगती है, मतलब जब किसी इकाई का उत्पादन करने की दीर्घकालीन लागत उत्पादन बढ़ने के साथ गिरने लगती है, तो ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। प्रमुख ग्राहक आपूर्तिकर्ता वितरकों के साथ दीर्घकालीन पारस्परिक रूप से संतोषजनक संबंध बनाना, ताकि उपार्जन और उनकी दीर्घकालीन तरजीह तथा व्यवसाय को बनाए रखा जाएगा, किस रूप में जाना जाता है? इसे कहते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग, संबंध विपणन कहते हैं। तो प्रमुख ग्राहकों आपूर्तिकर्ताओं वितरकों के साथ दीर्घकालीन पारस्परिक रूप से संतोषजनक संबंध बनाना,
ताकि उपार्जन और उनके दीर्घकालीन तरजीह तथा व्यवसाय को बनाए रखा जा सके। किस रूप में जाना जाता है? रिलेशनशिप मार्केटिंग के रूप में जाना जाता है। बिल्डिंग लॉन्ग टर्म म्यूचुअली सेटिस्फाइंग रिलेशन विद द की कस्टमर्स supplier distribution in order to earn and retain their long term preference and business is known as relationship marketing। सोशल मार्केटिंग नहीं आएगा आपका, जो है नीश मार्केटिंग नहीं आएगा और सर्विस मार्केटिंग नहीं आएगा, रिलेशनशिप मार्केटिंग आएगा। मतलब कि जहाँ पे ग्राहकों आपूर्तिकर्ता वितरकों के साथ दीर्घकालीन पारस्परिक रूप से संतोष या संबंध बनाने की बात आती है, और रिलेशनशिप मार्केटिंग आपकी आएगी। ठीक है, चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। Redeemable preference shares of rupees 2 lakhs are to be redeemed at par of which, एक मिनट रुकिए, हाँ, तो redeemable preference shares of rupees 2 lakhs are to be redeemed at par for which fresh equity shares of rupees 80,000 are issued at a discount of 10%. What amount should be transferred to the capital resumption reserve account? चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो पहले इसमें क्या था आपका, रिडीमल प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं, अगर हम लोग देखें, एक मिनट रुकिए, रिडीमल प्रेफरेंस शेयर जो हैं वो कितने हैं? वो हैं आपके 2 लाख रुपए के। ठीक है, और नए जो इक्विटी शेयर, फ्रेश इक्विटी शेयर कितने आ रहे हैं? फ्रेश इक्विटी शेयर आ रहे हैं आपके 80,000 के। ठीक भाई, अब ये कह रहा है कि कैपिटल रिजर्व कितना अमाउंट जो है कैपिटल CRR में ट्रांसफ़र करना है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो अब वो क्या करना है, देखिए इसका आंसर भी दिया है, नीचे देख लीजिए, लेकिन मैं इसको बता दे रहा हूँ। तो CRR में आपको ट्रांसफ़र करना है, तो 2 लाख माइनस 80,000 माइनस 80,000 का 10%, 10% दिया हुआ है, 10% छूट के साथ। ठीक है, तो ये 10% छूट साथ दिया है, तो आपका जो है ये आएगा 2 लाख माइनस 80,000, ये आपके कम हुए 80,000 10% आपने जो किया, 10% कितना है? माइनस 8,000 रुपये। इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 2 लाख माइनस आपका 72,000 रुपये। ठीक है, 2 लाख में 72 घटा लीजिए तो कितना आएगा? 1,28,000 रुपये आपका आएगा। तो इसका आंसर सी होगा, 1,28,000। तो इसका आंसर सी पे टिक लगाइए। ना हो तो इस पर आप देख लीजिए, सोल्यूशन हमने बना रखा है इसका। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? सेबी हैज़ बीन बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सिक्योरिटीज़ एक्ट 1956। गलत है ये, 1956 में नहीं, 1992 में सेबी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। सेबी का गठन जो है 1992 में हुआ था। तो ए इसका आंसर बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट आइए, सेबी का गठन विभिन्न स्टॉक्स में निदेशकों, सेबी इज कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉम अमंगस द डायरेक्टर ऑफ वेरियस स्टॉक एक्सचेंज। ये भी गलत है। सेबी का गठन जो हुआ था वो जो है स्टॉक एक्सचेंज को देखने के लिए किया था, उनको वॉच करने के लिए, जो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए किया गया था। नंबर सी आइए, सेबी द्वारा विभिन्न प्रकार के नियमों और विनियमों को जारी करने का उद्देश्य विनियोजकों को मौद्रिक फायदा पहुंचाना है। ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। सेबी की स्थापना करने के उद्देश्य से एक उद्देश्य विनियोजक हितों की रक्षा करना है। हाँ, ये सही है। जितने इन्वेस्टर हैं उनके जो है हितों की रक्षा करना है। अभी आपने कुछ घोटाले दिए, कार्बी घोटाले दिए हैं, तो कार्बी घोटाला जब हुआ था अभी 2,500 करोड़ का, उसमें सेबी का इन्वॉल्वमेंट रहा है, जिससे कि जितने भी आपके शेयर होल्डर थे जिन्होंने कार्बी एक क्या थी, ये एक आपकी ब्रोकर का काम करती थी, ब्रोकरेज कंपनी थी। तो कार्बी में लोगों ने अकाउंट खुलवाया था अपना डीमैट अकाउंट, उसके थ्रू लोग जो शेयर परचेज करते थे, बेचते थे। तो कार्बी ने क्या किया था, उन सभी शेयर्स को होल्ड करके उससे HDFC और अनेक बैंकों से लोन ले लिया था, क्योंकि पावर और अटॉर्नी साइन करा लिया था। और उसके बाद जो है पब्लिक जो शेयर होल्डर्स के शेयर्स थे उनसे जो है उन्होंने पैसा बैंक से एज ए लोन के रूप में ले लिया था। ठीक है,
ठीक है, तो इसके बारे में आप देखिएगा, कभी पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मर्जर ऑफ टू कंपनीज अंडर द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन सुपरविजन नोन एज। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पर्यवेक्षण के अंतर्गत दो कंपनियों के विलय किस रूप में जाना जाता है? रिवर्स मर्जर, निगोशिएबल मर्जर, ऑफर फॉर सेल, अरेंज मर्जर। तो इसको जाना जाता है अरेंज मर्जर के रूप में। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पर्यवेक्षण के अंतर्गत दो कंपनियों को, मतलब जहाँ पे आपका BIRFR का इन्वॉल्वमेंट होता है मर्जर में कंपनियों के, तो उसे हम कहते हैं क्या है? उसे कहते हैं अरेंज मर्जर। तो उसे क्या कहते हैं? अरेंज मर्जर। उसका आंसर सही है व्यवस्थित विलियन। बिलियन लिखा है, गलत लिखा है, व्यवस्थित विलियन अरेंज मर्जर कहा जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रिटर्न ऑफ इनकम इज सबमिटेड अंडर वन सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। आयकर रिटर्न निम्नलिखित में किस धारा के अंतर्गत जमा किया जाता है? तो किस धारा के अंतर्गत जमा किया जाता है? सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत जमा किया जाता है। इसको याद कर लीजिए। तो आयकर रिटर्न निम्नलिखित में किस धारा के अंतर्गत जमा किया जाता है? सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत जमा किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा समग्र आधार प्रबंधन प्रणाली का लाभ नहीं है? तो निम्नलिखित कौन समग्र आधार प्रबंधन का विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? तो उसमें कौन सा नहीं है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कौन सा नहीं है? सेंट्रलाइज कंट्रोल तो है, लेकिन हाई एजुकेशन कॉस्ट नहीं होगा। इम्प्रूव डेटा इंटीग्रिटी ये होगा और शेयर डेटा भी होगा, लेकिन हाई एजुकेशन कॉस्ट नहीं होगा। उच्च अर्जन लागत नहीं होता है। तो निम्नलिखित में कौन समग्र आधार प्रबंधन प्रणाली का लाभ नहीं है? तो ये है आपका हाई एक्विजिशन कॉस्ट। आपका सेंट्रलाइज कंट्रोल है, इम्प्रूव डेटा इंटीग्रिटी है, शेयर डेटा भी है, लेकिन हाई एक्विजिशन कॉस्ट नहीं होगा। ठीक है, अब ये मैच दी फॉलोइंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, हमने इसमें मैच करा दिया है। क्वेश्चन था, इसको हमने मैच करा दिया ऑलरेडी। तो देखिए, डॉक्टर विलियम ऑची किस सिद्धांत जानते हैं? जेट सिद्धांत नाम जानते हैं। डगलस मैकग्रेगर एक्स सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग आपके हाइजीन थ्योरी या आरोग्य सिद्धांत के बारे में जाने जाते हैं। एच मस्लो आवश्यकता की कम व्रतता के सिद्धांत के बारे में जाने जाते हैं। तो डॉक्टर विलियम ऑची किसके नाम से? जेट सिद्धांत। तो याद रखिए, डॉक्टर विलियम ऑची जेट सिद्धांत के बारे में जाने जाते हैं। डगलस मैकग्रेगर एक्स सिद्धांत के बारे में जानते हैं। फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग आरोग्य सिद्धांत के बारे में जाने जाते हैं। और एच मस्लो आवश्यकता की क्रमबद्धता के सिद्धांत के बारे में जाने जाते हैं। तो फिर से देख लीजिए, डॉक्टर विलियम ऑची जेट सिद्धांत, डगलस मैकग्रेगर एक्स सिद्धांत, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग आरोग्य सिद्धांत, इसे हाइजीन थ्योरी कहते हैं। और हर्ट्जबर्ग, देखिए हर्ट्जबर्ग आपका लग रहा है तो हर्ट्जबर्ग हाइजीन, और एच मस्लो आपका कहलाते हैं आवश्यकता की क्रमबद्धता सिद्धांत। तो डॉक्टर विलियम ऑची जेट सिद्धांत ध्यान रखिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत से एग्जाम पूछा जा चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मल्टीपल ब्रांडिंग इन ए कैटेगरी? किसी एक श्रेणी में अनेक ब्रांडों का आरंभ करने के संबंध में क्या सही नहीं है? इंक्रीजिंग सेल्फ प्रेजेंस एंड रिटेलर डिपेंड्स इन दी स्टोर। स्टोर में सेल्फ की उपस्थिति खुदरा विक्रेता की निर्भरता बढ़ाना, ये आपका सही है। अब सही नहीं है ढूंढ रहे हम लोग। विविधता ढूंढने वाले उपभोक्ताओं को आकर्षित करना, अन्यथा जो किसी दूसरे ब्रांड की ओर चले जाते हैं, ये नहीं, ये सही है। डिक्रीजिंग इंटरनल कंपटीशन विद इन दी फर्म के अंतर्गत आंतरिक प्रतिस्पर्धा में कमी लाना, ये सही नहीं है। मतलब कि ये आपका राइट आंसर है। सही नहीं पूछ रहा, इसलिए ये राइट आंसर है। ठीक है, यील्डिंग इकोनॉमी ऑफ स्केल इन एडवर्टाइजिंग सेल्स मर्केंडाइजिंग एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, विज्ञापन बिक्री सौदा और भौतिक वितरण प्रमाणिक मित्रता का अर्जन, ये भी आपका सही है। तो इसका सी आंसर जो है वो सही नहीं है। विदेशी बाजार में प्रवेश की कौन कौन सी विधि में जोखिम और लाभ की संभावना सर्वाधिक अधिक होती है? इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और जॉइंट वेंचर। तो इसका आंसर सही है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
तो विदेशी बाजार में प्रवेश की कौन सी विधि में जोखिम लाभ संभावना सर्वाधिक अधिक होती है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सर्वाधिक होती है, ध्यान रखिए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? सर्वाधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबाइंड लीवरेज कैन बी यूज टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन। अब भैया ये इसमें कौन सा आंसर आपका होगा? ई संयुक्त लीवरेज में किसके बीच संबंधों को मापन करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कंबाइंड लीवरेज क्या होता है बताइए भाई। हमारे हिसाब से कंबाइंड लीवरेज होता है आपका ऑपरेटिंग लीवरेज और क्या होगा? और फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का होता है सेल्स अपॉन ईबीआईटी और फाइनेंशियल लीवरेज का होता है ईबीआईटी अपॉन ईपीएस। तो सेल्स अपॉन ईपीएस होगा, तो सेल्स और ईपीएस के बीच संबंध आएगा, तो उसका आंसर बी बिल्कुल सही है। ठीक है। तो उसको ध्यान रखिए, ये एग्जाम बहुत बार आ चुका है। कंबाइंड लीवरेज का क्या होता है? ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या कहलाता है? सेल्स अपॉन ईबीआईटी, और फाइनेंशियल लीवरेज क्या कहता है? ईबीआईटी अपॉन ईपीएस। तो फिर से ध्यान रखिए, कंबाइंड लीवरेज इक्वल टू ऑपरेटिंग लीवरेज अपॉन ईबीआईटी और फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईपीएस। ठीक है। तो कंबाइंड लीवरेज क्या होता है? ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है? सेल्स अपॉन ईबीआईटी, और फाइनेंशियल लीवरेज क्या है? ईबीआईटी अपॉन ईपीएस। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, जॉब डिस्क्रिप्शन इंडेक्स टेक्निक इज यूज फॉर मेजरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग। रोजगार विवरण सूचकांक तकनीक का प्रयोग निम्नलिखित में किसके माप के लिए किया जाता है? तो किसके माप के लिए किया जाता है? जॉब एटीट्यूड के लिए किया जाता है, रोजगार अभिवृत्ति के लिए किया जाएगा। तो रोजगार विवरण सूचकांक तकनीक का प्रयोग निम्नलिखित में किसके माप के लिए किया जाता है? जॉब एटीट्यूड के लिए किया जाता है। इसको ध्यान रखिए, रोजगार अभिवृत्ति के लिए, भाई रोजगार एटीट्यूड के लिए किया जाएगा। इसके और आंसर देख लीजिए, ये सब गलत है। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अनेक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको ज़रा ध्यान दीजिए। आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। आईसीआईसीआई की स्थापना कब हुई? 1955 में। एलआईसी ऑफ इंडिया 1956 में, और सिडबी की 1990। तो आईडीबीआई की स्थापना हुई थी 1964 में, आईसीआईसीआई की स्थापना थी 1955 में, एलआईसी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1956 में, और सिडबी की स्थापना हुई थी 1990 में। ध्यान रखिए, आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। आईसीआईसीआई की स्थापना 1955 में, एलआईसी ऑफ इंडिया की स्थापना 1956 में। तो 1956 में एलआईसी ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई की स्थापना इससे एक साल पहले 1955 में हुई थी, और सिडबी की 1990 में। ध्यान रखिए, सिडबी कब ध्यान रखेंगे? सिडबी जो है आपका, जो जितने भी घोटाले हुए थे 1993 के, उससे पहले हुई थी, और आईडीबीआई की 1964 में हुई थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में किसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लाभ प्रारूप दिया है? इसका आंसर क्या है? हु अमंग दी फॉलोइंग हैज़ गिवन एब्सोल्यूट एडवांटेज मॉडल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये किसने दिया था? ये हमारे हिसाब से दिया था आपका एडम स्मिथ ने। ठीक है, तो एडम स्मिथ इसका सही आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आर्थिक संस्थान नहीं है? तो आर्थिक संस्थान नहीं है, इसके बारे में देखिए। आईएमएफ तो है, आईबीआरडी भी है, एडीबी भी है, लेकिन आईएफआरएस नहीं है। तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान नहीं है? आईएफआरएस नहीं है, लेकिन आईएमएफ है, आईबीआरडी है, एडीबी है, लेकिन आईएफआरएस नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, इसको बहुत ध्यान देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो पहला इसका है मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ये सही है बिल्कुल, ये फार्मूला सही है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी फार्मूला क्या है? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। पीवी रेशियो फार्मूला क्या होता है? चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। तो पीवी रेशियो फार्मूला होता है चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला क्या था? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये तीनों आंसर आपके सही हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इक्वल टू चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स, और ब्रेक इवन पॉइंट इन द यूनिट फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये आंसर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, मैन्युफैक्चरिंग और टीवी सेट एंड रेफ्रिजरेटर
एंड देयर प्राइसिंग इन इंडिया बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर। भारत में टीवी सेट और रेफ्रिजरेटर का निर्माण एवं की कीमत निर्धारण जिनमें कौन से बाजार संरचना संबंधित है। तो कौन से बाजार संरचना संबंधित, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलियोगोपी। तो इसका आंसर है मोनोपोलिक कंपटीशन में है। तो भारत में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एकाधिकारत्मक प्रतिस्पर्धा में है। भारत में टीवी सेट और रेफ्रिजरेटर का निर्माण एवं की कीमत निर्धारण जिनमें कौन से बाजार संरचना संबंधित है। तो ये एकाधिकारत्मक प्रतिस्पर्धा से संबंधित है। क्यों, अब इसके बाद देखिए टीवी पर्टिकुलर जो हैं अब एलजी, सैमसंग और सोनी के फेमस है। रेफ्रिजरेटर देखिए आपका जो है एलजी का आता है, 2-3 कंपनियां हैं जो रेफ्रिजरेटर, वोल्टास आता है, यही 2-3 कंपनियां आपको रेफ्रिजरेटर बनाती हुई मिलेंगी, वर्लपूल का आता है, इन सब की मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। द एप्लीकेशन ऑफ चाय स्क्वायर टेस्ट एज ए पैरामीट्रिक टेस्ट विल बी विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। निम्न में से कौन सी परिस्थितियाँ चाय स्क्वायर परीक्षण प्रचलित परीक्षण के रूप में जानी जाती है। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट, ये नहीं होगी। टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट ऑफ ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी नहीं होगी। टेस्ट फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉल साइज सैंपल वेरिएंस, ये आपका होगा। तो टेस्ट फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉल साइज सैंपल वेरिएंस, ये होगा। एक अल्पा का निर्देश के विचरण के आधार पर समग्र विचरण के परीक्षण। टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ सर्वल पॉपुलेशंस विद रेस्पेक्ट टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट, ये नहीं होगा। तो आपका क्या होगा, टेस्ट फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉल साइज सैंपल वेरिएंस, ये आपका। Which one of the following is not a method of deciding acceptance level of reliability or consistency of measurement in selection method। चयन पद्धतियों में माप की विशेषता या सुसंगतता के स्वीकार स्तर के निर्णय की पद्धति निम्न से कौन सी नहीं है, कह रहा है। तो भाई कौन सी नहीं है, रिजियोस्टिक उपागम अप्रोच, ये तो है, इसको तो हम मानते हैं, ये है आपका रिजियोस्टिक अप्रोच तो है। स्प्लिट हाफ मेथड, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, सॉरी ये नहीं है, ध्यान आ गया मुझे, रिजियोसेंट्रिक अप्रोच नहीं है। चयन पद्धतियों माप की विशेषता या सुसंगतता के स्वीकार स्तर के निर्णय की पद्धति निम्न से कौन सी नहीं है। तो रिजियोसेंट्रिक अप्रोच तो नहीं है। स्प्लिट हाफ मेथड भाई है, टेस्ट लेटर मेथड भी है आपका, और एक्सपेक्टेंसी डायग्राम ये भी है, लेकिन पहला आंसर आपका नहीं है। तो नहीं पूछ रहा है, इसलिए मेरा आंसर ये सही होगा। अगर है पूछता तो बी, सी और आपका डी तीनों सही होते हैं। स्प्लिट हाफ मेथड, टेस्ट लेटर मेथड, एक्सपेक्टेंसी डायग्राम, ये तीनों माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। IMF इज हेडक्वार्टर इन वाशिंगटन DC। हाँ भाई ये है। IMF हैज़ 198 कंट्रीज एज इट्स मेंबर, ये नहीं है, क्योंकि हमारे साथ 186 कंट्रीज़ हैं सिर्फ IMF है। IMF इज़ एन आउटकम ऑफ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। हाँ, IMF जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का परिणाम, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन उसका परिणाम है, ये भी सही है। IMF वॉज फाउंड ऑन जुलाई 7, 1944। तो IMF की स्थापना कब हुई थी, 7 जुलाई 1944 को हुई थी, जब भारत आज़ाद हुआ था उससे 3 साल पहले, ध्यान रखिए। IMF वॉज फाउंड ऑन जुलाई 7, 1944, ये है। लेकिन इसका आंसर ये नहीं है, बी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि हमारे हिसाब से 186 कंट्रीज़ थी। इसको देखते हैं हम लोग, हाँ सही, देखिए IMF का आंसर देखिए, IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में, सही है। IMF के 186 सदस्य देश हैं, वहाँ जो है 192 दिया, गलत दिया। IMF ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का परिणाम में, सही है। IMF की स्थापना 7 जुलाई 1944 हुई थी, ये भी सही है। Which one of the following method of inflation accounting has been proposed by Stendhal's Committee of UK। मुद्रा प्रसार लेखांकन निम्न विधियों में कौन सी विधि UK के स्टैंडलैंड समिति द्वारा प्रस्तावित की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है UK की स्टैंडलैंड समिति द्वारा क्या प्रस्तावित की गई है, कौन सी मेथड प्रस्तावित की गई। तो उसके बारे में देखते हैं हम लोग। जनरल प्राइस लेवल मेथड, ये नहीं है। स्पेसिफिक प्राइस लेवल मेथड, ये भी नहीं है, दोनों नहीं है भाई। करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, ये है। स्टैंडर्ड जो समिति थी उसमें करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड चलाई गई थी। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये भी नहीं है। तो ABD नहीं है, C इसका करेक्ट आंसर है, C जो है इसका करेक्ट आंसर है। फिर देख लीजिए,
किसी नए क्रम में आंकड़ों को सुव्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया कहलाती है मैनिपुलेशन ऑफ द डेटा। क्या कहलाती है? मैनिपुलेशन ऑफ द डेटा। ये सही आंसर है आपका, मैनिपुलेशन ऑफ द डेटा। तो किसी नए क्रम में आंकड़ों को सुव्यवस्थित करने की प्रक्रिया कहलाती है मैनिपुलेशन ऑफ द डेटा। चलिए यहाँ पे कॉमर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एमपी क्लासेस के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, इसको देखिए समझिए, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक यू। हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और नोटिफिकेशन बटन को दबाइए, जिससे कि आपको नए नए वीडियो आपको आते रहेंगे, जो मिलते रहेंगे।